नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं BFSI करियर 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। दोस्तों, आज का जो ये सेशन होने वाला है, ये सेशन आपका एक्चुअली में गेम चेंजर होने वाला है। मुझे पता है आप सब बहुत सारे लोग यहाँ पे अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो आज का सेशन है, ये किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है। आप अगर बैंक में जाना चाहते हो, फाइनेंस कंपनी में जाना चाहते हो, आईटी कंपनी में जाना चाहते हो, किसी भी XYZ जगह जाके इंटरव्यू देना चाहते हो, किसी भी इंडस्ट्री से हो, तो ये आज का सेशन आपके लिए बेहतरीन एक मौका देगा। आपको पूरी तरह से इंटरव्यू के लिए आपको ट्रेन करेगा। मुझे पता है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटरव्यू को लेकर डरते हैं, जिन्हें डर लगता है इंटरव्यू से। उन्हें इंटरव्यू का नाम सुनते ही पैर कांपने लगते हैं, हाथ पैर में पसीने आ जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। भाई, मुझे भी हुआ करता था। मेरे स्टार्टिंग दौर में जब मैंने अपना करियर की शुरुआत करने वाला था, तो मुझे भी डर लगता था। ये बहुत लाजमी है, हर इंसान को डर लगता है। लेकिन आज मैं आपको ट्रेन करूंगा कि डर को कैसे मिटाया जाए और हर एक तरीके के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके आंसर कैसे किया जाए, सारी बातें करेंगे हम इस सेशन में। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा एक सेशन होने वाला है। देखो दोस्तों, आपको पता है मैं कोई एंटरटेनमेंट के लिए यहां पे नहीं आया हूं, राइट? क्योंकि आजकल जो देखा जा रहा है, जो चीज़ ऑब्जर्व की जा रही है, बच्चों को एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है और एंटरटेनमेंट वाले की तरफ बहुत सारे बच्चे ज़्यादा तरीके से अट्रैक्ट होते हैं। तो मैं उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं हूं, बट हाँ, इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप ये सेशन पूरा एंड तक देख लिए तो आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आप पूरी तरह से ट्रेन हो जाओगे और आपको इंटरव्यू फेस करने में ना किसी भी तरह का आपको डर नहीं लगेगा। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी और मैं हूं एक बैंकिंग प्रोफेशनल, एक ट्रेनर, कोच। मेरे पास 15 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, अलग अलग बैंकों में काम किया है और पिछले 2 साल से दोस्तों मैंने 15,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन मैं कर चुका हूं। और मैं फिलहाल जुड़ा हूं, एसोसिएट हूं करियर 24/7, जो कि अड्डा का ही पार्ट है। अड्डा 24/7 में मैं काम कर रहा हूं एज अ हेड फैकल्टी एंड बिजनेस लीड। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा दोस्तों, अगर आप मेरे बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं अंकुर सर BFSI, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और उसके अलावा मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि मैं एक मुहिम मैंने चलाया है, मैंने एक पहल किया है कि इस देश में जितने भी लोग बेरोजगार हैं उनकी बेरोजगारी खत्म की जाए। मैं कोशिश करता हूं रोज वॉक इन इंटरव्यूज, अलग अलग इंटरव्यूज, अपॉर्चुनिटीज, अलग अलग 12वीं पास के लिए नौकरी, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज, बहुत कुछ पूरा रिसर्च करके लाता रहता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और बहुत सारे बच्चों की जॉब भी लग रही है, तो बस आप इस चीज से जुड़िए ताकि दूसरों को जिनके पास नौकरी नहीं है उनकी हेल्प हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं, इंटरव्यू। ये इंटरव्यू होता क्या है? देखो, मैंने PPT भी बनाई है और मैं बताने वाला हूं कुछ इसी से रेलेवेंट है, आपको समझ में आएगा। तो मैं चाहता हूं आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंटरव्यू होता क्या है। इंटरव्यू का मतलब होता है, हिंदी में अगर मैं वर्ड को तोड़ूं, इंटर मतलब अंदर, व्यू मतलब आपको देखना, अंतर्दृष्टि। हालांकि इसका मतलब हिंदी में, इसको अगर मैं बोलूं हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन या हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है, क्या वर्ड यूज करते हैं, साक्षात्कार यूज करते हैं, इसका साक्षात्कार बोलते हैं। बट हम इसको ब्रेक करें तो अंतर्दृष्टि होता है। मतलब जो रिक्रूटर है वो आपको अंदर से पूरी तरह से एनालाइज करना चाहता है, इवैल्यूएट करना चाहता है, वो जांचना चाहता है कि क्या आप एक्चुअली में जिस कंपनी में, जिस जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए आए हैं, क्या आप एक्चुअली में उसके लिए फिट है या नहीं है। यह आपको इंटरव्यू में देखा जाता है। जो रिक्रूटर्स होते हैं वो यही देखते हैं। तो हमेशा देखिए, ये एग्जैक्टली जो रिक्रूटर होता है वो क्या देखते हैं, ये समझिएगा दोस्तों। रिक्रूटर आपको इवैल्यूएट करते हैं, वो देखना चाहते हैं आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। रिक्रूटर को नहीं पसंद कि अगर आप कोई नेगेटिव चीज बोले, वो नहीं सुनना चाहते। हमेशा याद रखिए, इंटरव्यू में वही आपको आंसर देना है जो अगला सुनना चाहता है, राइट? हमेशा वही बोलिए जो अगला जिस चीज का वेट कर रहा है। खुद को एक बार इंटरव्यूअर बना के देखिए, रखिए रिक्रूटर, बनाइए रिक्रूटर अपने किसी कंपनी को, अपने आपको समझ में आएगा आपको क्या चाहिए। आप चाहते हो ऐसे कैंडिडेट जिसके पास भरपूर नॉलेज हो उस कंपनी के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में, उस जॉब रोल के बारे में, और उस जॉब रोल से रिलेवेंट चीजों के बारे में उसके पास अच्छी नॉलेज हो, नंबर 1। नंबर 2, आपको चाहिए ऐसे कैंडिडेट जिसके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आती हो, जिस इंसान से बात करके आप बोलो भाई मजा ही आ गया। पॉजिटिव थॉट वाले इंसान आपको चाहिए, राइट? आपको एकदम ऑप्टिमिस्टिक, जो होता है ना ऑप्टिमिस्टिक, वैसे इंसान चाहिए, जो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आपको वैसे इंसान चाहिए। नंबर 3 आता है, ऐसे इंसान, ऐसे कैंडिडेट आपको चाहिए, ऐसे एम्प्लॉइज आपको चाहिए जो लंबे रेस के घोड़े हों,
जिनका लॉन्ग टर्म विजन हो। ऐसा कोई भी नहीं चाहता, कोई भी रिक्रूटर ऐसे कैंडिडेट को कभी भी हायर नहीं करेगा। वो कैंडिडेट जो कि लगे कि यार उसकी बातों से लग रहा है कि यार ये 2-3 दिन में या 2-3 महीने में 2-3 हफ्ते में छोड़ देगा नौकरी, यार ऐसा किसी को नहीं चाहिए। तो आपकी बातों से ये सारी चीजें झलकनी चाहिए, कि आपके पास बहुत नॉलेज है रिलेटेड टू द जॉब, द इंडस्ट्री, द कंपनी, रिलेटेड टू द रोल, राइट। आपको पूरी तरह से पॉजिटिव से भरे हुए हो। कोविड को छोड़ के सब कुछ पॉजिटिव है। कोविड ना पॉजिटिव हो तो अच्छा है, भगवान करे कोविड कभी पॉजिटिव ना हो, क्योंकि फिर आपको वही तन्हा कर दिया जाता है, अकेले इस दुनिया में आपको छोड़ दिया जाता है, क्वारंटीन एंड ऑल, राइट। तो पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है कोविड को छोड़ के। उसके अलावा पॉजिटिव माइंडसेट, लॉन्ग टर्म विजन दिखना चाहिए। दिखाओ अगले को, सर आई विल बी अ एसेट्स फॉर योर कंपनी। आप कंपनी के लिए एसेट्स साबित हो, यही चीज देखना है रिक्रूटर को। और याद रहे, जो जनरली जो स्किल्स में एनालिसिस किया जाता है, जो स्किल्स देखा जाता है किसी भी इंटरव्यू में, स्किल्स जनरली 2 तरह के होते हैं दोस्तों। एक होता है सॉफ्ट स्किल्स और एक होता है डोमेन स्किल्स। सॉफ्ट स्किल का मतलब आप बातचीत कैसे करते हो, आपकी इंग्लिश कैसी है, आप प्रेजेंट कैसे करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपके चेहरे पे देखो बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल एनालिसिस होता है, यानी कि इंसान आपके चेहरे को देखकर ये जांच कर सकता है, ये रिकॉग्नाइज कर सकता है कि आप कितने पॉजिटिव हो। इफ योर फेस एक्सप्रेशन इज लाइक वेरी डल एज इन कि आप बहुत न्यूट्रल हो, लाइक दिस, तो यार मतलब न्यूट्रल इट मींस एक्सप्रेशनलेस। आपको अगर आप वहीं पे अपने चेहरे से एक्सप्रेशन दे रहे हो विद अ प्रॉपर स्माइल, विद अ प्रॉपर एक्सप्रेशन, इट मींस which gives some positivity, which gives some positive vibes and positive energy। यही चाहिए एक इंटरव्यूअर को, एक रिक्रूटर को। तो सॉफ्ट स्किल्स में ये सारी चीजें आती है, बातचीत करना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, लीडरशिप पोटेंशियल, और इसके अलावा आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज द स्माइल इन योर फेस रिफ्लेक्ट एवरीथिंग, राइट। ये होता है सॉफ्ट स्किल्स। वहीं पे अगर डोमेन स्किल्स की बात करें दोस्तों, तो डिपेंड करता है आप कौन सी इंडस्ट्री में जा रहे हो, कौन सी कंपनी में जा रहे हो, आप जिस कंपनी में जिस रोल के लिए जा रहे हो उससे रिलेवेंट चीजें आपको पता होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे, जैसे एज आई एम फ्रॉम बीएफएसआई, आई एम फ्रॉम बीएफएसआई इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, तो अगर मेरे कोई स्टूडेंट बैंकिंग के लिए जाता है या फाइनेंस या इंश्योरेंस में जाता है, तो उसको बीएफएसआई से रिलेवेंट सारी नॉलेज होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि सारी नॉलेज मतलब कि पूरा डिटेल्ड में नॉलेज होना चाहिए, नहीं, हां बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। यार आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो इट मींस आपने अपना होमवर्क नहीं किया। गाइस, मैं भी इंटरव्यू लेता हूं, मैं अभी भी इंटरव्यू ले रहा हूं, पहले भी बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू ले चुका हूं। बच्चे बहुत बार मैं देखता हूं कि ये अपना होमवर्क नहीं करके आते। सो दीज आर द बेसिक होमवर्क फॉर यू, राइट। होमवर्क क्या है? जिस कंपनी में आप जा रहे हो उस कंपनी के डिटेल, उस कंपनी के बारे में अच्छे से जानकारी, उस इंडस्ट्री के बारे में अच्छा सा डेटा, फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए उस इंडस्ट्री, उस कंपनी के बारे में, राइट। और जिस रोल के लिए जा रहे हो उस रोल की पूरी एंड टू एंड नॉलेज होनी चाहिए। यही होता है आपका होमवर्क। तो डोमेन स्किल्स में जैसे यहां पे देख सकते हो आप, यहां पे लिखा है टेक्निकल नॉलेज, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, रेलिवेंट एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं भी है तो कोई बात नहीं, फ्रेशर्स के बाद एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट रेलिवेंट नॉलेज बेहद जरूरी है। अब इंटरव्यू टाइप्स लाइक व्हाट टू एक्सपेक्ट, राइट। अलग अलग तरह के इंटरव्यूज होते हैं, आपको पता है अलग अलग तरह की कंपनीज होती है, चाहे आप बीपीओज हो, मल्टीनेशनल कंपनीज हो, आपके टेक, नॉन टेक, बीएफएसआई, बहुत अलग अलग तरह के इंटरव्यूज होते हैं। देखो, हर एक इंटरव्यू का जो एक पैटर्न होता है वो सेम होता है, जैसे मैंने बताया, वही 4-5 चीजें एनालाइज किया जाएगा, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स लाइक सॉफ्ट स्किल्स, डोमेन स्किल्स, हर एक इंटरव्यू में चेक किया जाता है। नॉन टेक इंटरव्यूज, अगर मैं नॉन टेक इंटरव्यूज की बात करूं तो सिंपल सी बात है, नॉन टेक इंटरव्यूज में हम अभी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, ऑलराइट। नॉन टेक इंटरव्यूज में भी आपका जनरली जो होता है 2 से 3 राउंड, कहीं कहीं 4 राउंड होता है, राइट। सबसे पहला आपका एक एचआर राउंड होगा या एक एचआर डिस्कशन होता है, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन राउंड होता है, फिर उसके बाद एक
टेक्निकल राउंड या डोमेन राउंड होगा, या फिर उसके बाद हो सकता है आपका एक ऑपरेशन राउंड एंड देन एचआर राउंड और नेगोशिएशन, सैलरी डिस्कशन वगैरह होता है। ये एक जनरल पैटर्न है। अब मैं टेक्निकल की बात करूं तो टेक्निकल में कुछ चीजें ऐड हो जाती है, कहीं कहीं असेसमेंट भी होता है टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों में। और टेक्निकल में क्या होता है, एक टेक्निकल टेस्ट आता है, एक टेक्निकल राउंड आता है। ये 2 से 3 चीजें ऐड हो जाती है, 2 चीज मैंडेटरीली ऐड होती है। एक है टेक्निकल टेस्ट एंड द टेक्निकल राउंड। बल्कि उसके अलावा जितने भी राउंड्स होते हैं, जैसे आपके सबसे पहले एचआर राउंड, एचआर डिस्कशन होता है। जनरली एचआर राउंड हमेशा पहले नहीं होता, कभी कभी पहले होता है एचआर राउंड, एचआर डिस्कशन, जहां पे एचआर आपको हल्का सा ब्रीफ करता है, राइट। उसके बाद आपका आता है कि जैसे हम कहते हैं कि एक डोमेन राउंड होता है, जहां पे आपको डोमेन के बारे में पूछा जाता है। एक आपका इंट्रोडक्शन राउंड हो सकता है, राइट। गाइस, डिपेंड करता है अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्रोफाइल्स और रोल के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी कंपनी कैसे अप्रोच करती है उनके ऊपर डिपेंड करता है। आज हम सब कुछ सीखने वाले हैं यहां पर, क्या चीज कैसे होती है टेक इंटरव्यूज में, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस्ड हो। आपका टेक्निकल टेस्ट असेसमेंट एक होता है, टेक्निकल टेस्ट भी होता है, टेक्निकल राउंड भी होता है, फिर एक ऑपरेशंस राउंड होता है, फिर एक ऑपरेशंस राउंड थोड़ा और लेवल पे होता है, या फिर टेक्निकल राउंड 2 तरह के होंगे, ये भी हो सकता है, एक बेसिक एक एडवांस, और फिर उसके बाद ऑप्स हो गया, फिर उसके बाद एचआर राउंड एंड सैलरी डिस्कशन। इतने राउंड्स होते हैं आपके टेक वाले राउंड्स में। और बीपीओ और एमएनसीज में क्या होता है, सेम यही चीज है। एक एचआर डिस्कस करेगा आपसे, एक इंट्रोडक्शन राउंड होगा जहां पे इंट्रोडक्शन दिया जाए, आपसे पूछा जाता है, जहां पे आपका मेन आपका जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो सब चेक किया जाता है, राइट। बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनीज एंड बीपीओज में इफ यू विल गो फॉर इंटरनेशनल प्रोसेस, वहां पे आपका एक्सेंट, आपका जो द प्रोनाउंसिएशन है, वो चीज चेक किया जाता है। उसके बाद आपका ऑप्स राउंड होगा, देन यू विल हैव टू फेस सम फाइनल एचआर राउंड, सैलरी डिस्कशन, इस तरह की चीजें होती है। ऑलराइट, एक चीज और बता देता हूं, बीपीओ की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने खुद बीपीओ में बहुत सारा अलग अलग इंटरव्यूज दिया है, बहुत सारे इंटरव्यू क्लियर किए हैं, एंड ऑलरेडी मैंने बीपीओ में अपना करियर की शुरुआत भी करी थी। तो दोस्तों, यहां पे बीपीओ की अगर बात की जाए तो वीएनए होता है, राइट। वॉइस एक्सेंट एक टेस्ट होता है, जिसमें आपको एक कंप्यूटराइज एक आईवीआर वर्जन का टेस्ट होगा, जिसमें आपको एक कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आईवीआर के जरिए होंगे, जहां पे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस के पैटर्न होते हैं। उसमें होगा कि एक यूएस वाले एक्सेंट में, या जो भी प्रोसेस है, यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, जो भी प्रोसेस के लिए आपने अप्लाई किया, तो उसी प्रोसेस के एक्सेंट में क्या होता है, एक लाइन बोला गया, राइट। आपको टाइम मिला उस लाइन को सुनने का, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड सुनकर आपको एक बीप आएगा, बीप के बाद आपको उसको रिपीट करना होता है, वो लाइन क्या था। एक क्वेश्चन आएगा, एक और तरह का एक्सरसाइज का क्वेश्चन होता है, जहां पे एक पैराग्राफ लिखा है, आपको वो रीड करना है, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, जो कि वीएनए राउंड या एक्सेंट राउंड या वर्सेंट राउंड इसको बोलते हैं, जो कि बीपीओज में या एमएनसी कंपनीज में अक्सर होता है। स्पेशली जब आप बीपीओ में वॉइस प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हो, तो ये जरूर ये वाला प्रोसेस आपका आता है सामने, जो इसमें कुछ परसेंटेज होता है, 60%, 70%, जो आपको स्कोर करना होता है। देन उसके बाद आपका ऑपरेशन राउंड होता है, देन एचआर राउंड और सैलरी डिस्कशन। ये तो राउंड्स की बात हो गई। कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। कुछ स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं, कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रहे, जैसे मैंने पहले कहा, पॉजिटिव रहिए, राइट, पॉजिटिव रहिए। और दोस्तों देखो, आप इंटरव्यू देने अकेले नहीं आए हो, उस पोजीशन में 5 लोगों की जरूरत है। उस पोजीशन में टोटल कितनी वैकेंसीज है, 5 वैकेंसीज है। अब क्या लगता है, 5 वैकेंसीज के लिए 4 लोग आएंगे या 5 लोग सिर्फ आएंगे? क्या लगता है, 5 वैकेंसीज के लिए मुझे लगता है 100 आएंगे, 50 आएंगे, 20 आएंगे, जो भी है, काफी बड़ा नंबर आएगा, राइट। 5 के लिए 20 भी आ सकते हैं, शायद 100-150 भी आ सकते हैं। अब आपको वो पोजीशन, 5 में से एक पोजीशन आपको चाहिए, उसके लिए क्या करना है? अगर आप बहुत ऑर्डिनरी बिहेव करोगे, ऑर्डिनरी आंसर दोगे, विश्वास मानिए आप एक ऑर्डिनरी लेवल पे ही रहोगे। मेरा हमेशा मानना है, हमेशा कहना है कि हमेशा अपने आप को भीड़ का हिस्सा मत बनाओ, भीड़ की वजह बनाइए। भीड़ का हिस्सा मत बनाइए, भीड़ की वजह बनाइए। अगर भीड़ की वजह बनाएंगे तो बेशक आपको दुनिया पूछेगी दोस्तों। और भीड़ का वजह का मतलब यह नहीं कि नेगेटिव सेंस में ले लिया जाए कि सर आपने बोला था ना भीड़ की वजह बनाइए, मैंने एक आदमी का डिस्चाव खून कर दिया है और सब आ गए, भीड़ हो गई, मेरी वजह से भीड़ इकट्ठा हो गई, मेरी वजह से भीड़ बन गई। देखा सर,
कर दिया ना, भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह में बन गया। पॉजिटिव दोस्तों, पॉजिटिव। कुछ ऐसा करो कि इतिहास रच दो, कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपको जिंदगी भर याद रखे, राइट। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और आप बहुत बेसिक आंसर देते हो, तो दोस्तों समझो आप जैसे और भी 50 लोग हैं जो सेम आंसर दे रहे हैं। आप में ऐसा डिफरेंस क्या है, ऐसा यूनिकनेस क्या है? तो अपने आप को, अपने माइंडसेट को, अपनी पर्सनालिटी को यूनिक लेवल पे लाओ। पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप दिखते कैसे हो, पर्सनालिटी का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि दिखते कैसे हो। पर्सनालिटी का मतलब होता है आप प्रेजेंट कैसे करते हो। पर्सनालिटी का मतलब होता है आप बातचीत कैसे करते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है। दैट्स कॉल्ड अ पर्सनालिटी दोस्तों। शक्ल से कुछ नहीं होता, शक्ल से कुछ नहीं होता। आपके वर्क, आपका एटीट्यूड, द पॉजिटिव एटीट्यूड। एंड अगेन, एटीट्यूड का मतलब समझो, एटीट्यूड का मतलब घमंड नहीं होता। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर एटीट्यूड, अरे एटीट्यूड का मतलब घमंड है, बहुत एटीट्यूड है उसके अंदर। ये गलत है, ये सेंटेंस ही गलत है। एटीट्यूड का हिंदी में मतलब एज पर डिक्शनरी रवैया। एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, राइट। अब पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है, रवैया सही है या गलत है, यह आपको डिसाइड करना है, यही सीखना है आपको, राइट। तो हमेशा यूनिक आंसर दीजिए, यूनिक अपने आप को बनाइए, ताकि अगला आदमी बात करके आपसे उसको मजा आ जाए, राइट। उसके बाद आता है, देखो मैं अपने सेशंस में हमेशा एक बात बोली है, याद रखना। अगर आप नेता हो, अगर आप कहीं कोई सेमिनार कर रहे हो, कोई वेबिनार कर रहे हो, कहीं कोई लेक्चर दे रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, इन शॉर्ट कोई चीज अगर एक्सप्लेन कर रहे हो, तो एक्सप्लेन करने का एक कॉन्सेप्ट याद रखना। एक्सप्लेन करने का एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? यह कॉन्सेप्ट है SAS कॉन्सेप्ट। SAS कॉन्सेप्ट। नाउ ये SAS होता क्या है? किसी भी आप किसी भी जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो, आपके एक्सप्लेनेशन में 3 चीजें हमेशा होनी चाहिए। एक है स्ट्रैटेजी, जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्सप्लेन इट स्ट्रैटेजिकली। आपके उस एक्सप्लेनेशन में आपकी वो स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्लॉटिंग दिखना चाहिए, राइट। आप जो भी एक्सप्लेन कर रहे हो उसमें एक एनालिसिस, एक एनालिटिक्स कि हाँ भाई आपने उसको एनालाइज करके प्रेजेंट किया है, वो एनालिटिक्स दिखना चाहिए, वो पैटर्न दिखना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज स्टैटिस्टिक, यानी कि आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो डेटा से भरपूर है, उसमें आपने बड़े बड़े डेटा, बड़े बड़े फैक्ट्स, बड़े बड़े स्टैटिस्टिक्स मेंशन किया है। विश्वास मानिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, 15 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैंने इस चीज में बहुत काम किया है, बहुत रिसर्च किया है, बहुत प्रूवन चीजें हैं ये। अगर आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते हो SAS कॉन्सेप्ट में, स्ट्रैटेजी, एनालिटिक्स एंड स्टैटिस्टिक, अगर इस कॉन्सेप्ट में आप एक्सप्लेन करते हो, विश्वास मानिए आपका जो एक्सप्लेनेशन है, वो जो सेंटेंस है ना, वो जो पैराग्राफ आपने बोला है, वो बहुत अच्छे से निखार बन के सामने प्रेजेंट होगा, बहुत अच्छा लगेगा। यही रीजन है कि अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो, कोई भी चीज एक्सप्लेन करते हो, try to explain with the concept of strategy, analytics and statistic। ये SAS कॉन्सेप्ट पता है कहां से आया? ये मैंने खुद इजाद किया है, ये मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है SAS, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। आगे बात करते हैं। मैं अगर कुछ और इंटरव्यू टिप्स दूं आपको, तो यहां पे कभी भी किसी भी चीज को लेकर, किसी भी इंसान को लेकर धोखे से भी नेगेटिव मत बोलना। आपको पॉजिटिविटी दिखानी है दोस्त, नेगेटिव मत बोलना। क्वेश्चन आता नहीं, ये एक्सपीरियंस वाले बच्चे बहुत गलती करते हैं। द पीपल हु हैव एन एक्सपीरियंस, जो हु हैव ऑलरेडी वर्कड विद सम कंपनी, ये गलती वो लोग ज्यादा करते हैं, वो कैंडिडेट्स बहुत गलती करते हैं। बोलते हैं, उनसे पूछा जाता है कि क्यों छोड़ दिया नौकरी, लास्ट कंपनी क्यों छोड़ी? अरे सर क्या बताऊं, लास्ट कंपनी में जो मेरा मैनेजर था वो बहुत ही बेकार था, मैनेजर का बिहेवियर अच्छा नहीं था, मेरी मैनेजर से बनती नहीं थी, सर मेरे जो कलीग्स थे उनसे मेरी बनती नहीं थी। एंड अगेन नेगेटिव। सर लास्ट कंपनी छोड़ने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि कंपनी अच्छी नहीं थी, कंपनी ग्रो नहीं कर रही थी, कंपनी मुझे मान नहीं रही थी, कंपनी मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी, कंपनी मुझे कंसिडर नहीं कर रही थी, मैं बहुत मेहनत करता था लेकिन मेरा रिवॉर्ड मुझे नहीं मिलता था। ये सारी गलतियां हैं, पाप है ये, पाप। यू नो व्हाई? पाप एज पर द कॉर्पोरेट एटिकेट्स, एज पर द कॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट, ये मेरे हिसाब से पाप है, गलती है, गलत है। क्यों? थोड़ा सा समझिए। मैं मानता हूं आपके साथ बहुत बुरा हुआ होगा, मैं मानता हूं कि आपने बहुत कुछ झेला होगा अपनी लास्ट कंपनीज में, पुरानी कंपनी में। ये बहुत आम बात है यार, हर इंसान के साथ इस तरह की सफरिंग्स होती है। लेकिन आप समझो, उसी जॉब की वजह से,
आपको एक टाइटल मिला एम्प्लॉयड का, उसी जॉब की वजह से आपको एक टाइटल मिला एक्सपीरियंस्ड का, राइट? उसी जॉब की वजह से आपकी शायद ईएमआई चल रही थी और ईएमआई पे हो रही थी ऑन टाइम। उसी जॉब की वजह से आपका घर चल रहा था और आपके पास प्रॉपर पैसे आ रहे थे, राइट? मैं मानता हूं दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनीज में कभी कभी ऐसे दिक्कत आ जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे भी बहुत सारी कंपनीज में बहुत मुझे लॉस हुआ, बहुत सारी कंपनीज में मुझे कह सकते हो कि डिक्लाइनिंग मिला, मुझे खुद मिला था। वो स्टोरी मैंने आज तक कभी किसी से डिस्कस भी नहीं किया, बिल्कुल मुझे मिल चुका है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं उस कंपनी के बारे में उसके खिलाफ चला जाऊं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उस कंपनी ने मुझे एक्चुअली में कुछ ना कुछ तो दिया ही है यार, कुछ ना कुछ तो दिया ही है। सोचो उनके बारे में, सोचो जिनके पास जॉब ही नहीं है, उनके बारे में सोचो जिनको एक अच्छे पैकेज पे रहने के बावजूद उनको ले ऑफ कर दिया गया, उनके बारे में सोचिए। एटलीस्ट आपके पास जॉब थी। तो इंटरव्यू में आपको एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट मी क्लियर दिस कि आप कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव ना बोलिए, कभी भी, चाहे वो इंसान हो, कंपनी हो, कोई भी हो, नेगेटिव मत बोलिए। आप कोई भी एक वैलिड रीजन दे सकते हैं, वैलिड एक्सक्यूज दे सकते हैं। वैलिड, मैंने कहा वैलिड का मतलब ये नहीं होता कुछ भी बोल दो। वैलिड का मतलब ये नहीं होता सर मैंने लास्ट कंपनी इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं मेडिकल इमरजेंसी में चला गया था। नहीं, ये क्योंकि आप समझो 20 लोग हैं, 20 लोग लास्ट कंपनी छोड़कर आ रहे हैं, 20 में से कम 17-18 बच्चे यही बोलेंगे कि मेडिकल एक्सक्यूज सर, मेडिकल इमरजेंसी था, ये था, वो था। ये सब नहीं बोलना, कुछ वैलिड रीजन होना चाहिए आपके पास, राइट? ओके, आगे मैं अगर बात करता हूं तो नेगेटिव वाली बात करने के बाद फिल गैप्स विद स्किल बिल्डिंग, नॉट एक्सक्यूजेस। लाइक सबसे एक चीज और यहां पे आती है दोस्तों की गैप, जो दूसरा क्वेश्चन कुछ आता है ना, गैप। बहुत सारे बच्चे जो गैप को फिल करते हैं, क्वेश्चन आता है कि आपके जो एजुकेशन के बाद इतना गैप क्यों आया। क्वेश्चन अक्सर आता है कि भाई आपने एजुकेशन किया, आपने कंप्लीट किया 2020 में, 5 साल क्या किया आपने, राइट? 5 साल बाद जॉब क्यों कर रहे हो? तो जो कैंडिडेट्स आंसर देते हैं, विद हुम आई एक्चुअली इनकाउंटेड, एंड फिर मैंने उनको समझाया कि बेटा ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो बोलते हैं कि सर हम 5 साल ना हमने सर प्रिपरेशन किया सरकारी नौकरी की, सर मैं तो कैट की तैयारी कर रहा था, सर आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर MBA, लाइक कैट, गेटिंग इनटू MBA एंड ऑल। आप ये सब मत बोलिए, आपको धोखे से भी चीजें नहीं बोलनी है। यहां एक बात याद रखिएगा दोस्तों, आप अगर गैप की बात करते हो तो गैप में ये आपने सरकारी नौकरी की तैयारी करी हो, IAS दिया हो, ये दिया हो, IAS का प्री मेन सब निकाला हो, लेकिन फिर भी आप मत बताइए। आई डू अंडरस्टैंड, वो बहुत बड़ी बात है UPSC का मेंस क्लियर करना या प्री क्लियर करना, आई हैव एन आइडिया, राइट? लेकिन आप ये मत बताइए, इसका रीजन है। आपसे वो फिर पूछेंगे, वो आपको बाद में घुमाएंगे जब उनको पता चल जाएगा कि यू वर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड यू हैव क्लियर्ड फ्यू ऑफ देम, राइट? तो वो आपसे आपसे और बात कर करके निकलवाएंगे कि अभी भी अगर मौका मिला क्या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे, एंड आप फ्लो में बोल दोगे यस आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स फर्दर एज वेल। तो वहां पे उनको समझ में आ जाएगा कि बेटा ये लड़का जो है, इसको अगर मैं ज्वाइन कराऊंगा, इसको अगर मैं हायर करता हूं तो ये अभी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा, मतलब ये ज्यादा फोकस नहीं रहेगा मेरे जॉब में, मेरे काम में, असाइन टास्क में, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये फिट होने वाला है। गाइस यहां पे मेरा एक्सपीरियंस है, लोगों, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इतना ट्रेनिंग और इतना सेशन देने के बाद भी रिजेक्ट हुए हैं। रीजन द सेम रीजन व्हाट आई जस्ट मेंशन्ड, कि सर एक लड़का था, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर वो बच्चा बहुत अच्छा स्टूडेंट है मेरा, अगर वो वीडियो देख रहा है तो बेटा आपका यही रीजन था, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर FCAT, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, राइट? और आपने ये चीज मेंशन करी वहां पे, तो आप सेलेक्ट नहीं हुए। एंड कोटक महिंद्रा बैंक पे भाई साहब गए थे इंटरव्यू देने के लिए, सेलेक्ट नहीं हुए। रीजन यही आया। क्या रीजन आया? सिंपल एक ही रीजन आया, इसलिए सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, राइट? तो देखिए, आप समझिए गवर्नमेंट एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बताइए मत इंटरव्यू में, आप मत बताइए। आप बताओगे तो कंपनी को यही लगेगा कि ये फोकस नहीं होगा, राइट? तो आपको ये सारी चीजें, ऐसे गैप, जो भी आपके गैप हैं, आपको फुलफिल कैसे करना है, आप उनको बताइए। यू कैन मेक अ एक्सक्यूज बट वैलिड एक्सक्यूज, राइट? आप उनको बता सकते सर ये जो 5 साल था ना, आई वॉज इन coaching, I was in training, I used to train the people for these 5 years, like 5 साल मैंने ट्रेन किया किसी को। कोई भी
आपको लगता है कि सर मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है, आप उसी सब्जेक्ट को बेस बना के, पिलर बना के आगे बोल सकते हो कि मैंने 3 साल या 4 साल मैंने ये ट्रेन किया, बच्चों को ये सब्जेक्ट में ट्रेन किया, मैंने सॉफ्ट स्किल में ट्रेन किया. इफ यू थिंक योर इंग्लिश इज गुड, सो यू कैन मेंशन दैट सर आई यूज्ड टू टीच स्पोकन इंग्लिश in these local area, या मेरे जो लोकल इंस्टीट्यूट था, मेरे घर के बगल में एक लोकल इंस्टीट्यूट था, वहां पे जाके मैं इंग्लिश की ट्रेनिंग देता था, या मैं जीके पढ़ाता था, या मैं एसएससी मेंशन मत करना, किसी एग्जाम को मेंशन मत करिएगा, मैं 12th क्लास के तक के बच्चों को मैं कॉमर्स पढ़ाता था. सो इस तरह मेरा कंटिन्यू हो रहा था, चल रहा था, और कुछ फैमिली में कुछ कंसर्न्स था जिसकी वजह से मैं मूव नहीं कर सकता था, और इसीलिए मैं वहां पे चल रहा था, वहां पे मैं ट्रेनिंग दे रहा था या कोचिंग पढ़ा था. ट्राई करो ट्यूशन वर्ड यूज ना करने के लिए, ट्यूशन वर्ड यूज ना करे तो ज्यादा बेहतर है, राइट. ट्यूशन थोड़ा सा एक स्मॉल लेवल पे आ जाता है. आप ट्यूशन की जगह, सर आई वर्कड एज अ कोच, आई वर्कड एज अ ट्रेनर, आई वर्कड एज अ मेंटोर, एजुकेटर, टीचर, ये सब समझ में आता है, ये सब समझ में आता है. और बोलिए एक लोकल इंस्टीट्यूट में काम करता था, लोकल कोचिंग में पढ़ाता था, राइट, ये सब्जेक्ट पढ़ाता था. हाँ, ऐसा कुछ रैंडम मत बोल देना कि उस सब्जेक्ट के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, राइट. तो वो चीज बताइए. फिर क्वेश्चन उठेगा क्यों छोड़ दिया, ये क्वेश्चन वो पूछे उसके पहले ही आप बोलो कि इसमें व्हाट आई नोटिस्ड कि आपका जो भी गैप है, लेकिन हाँ याद रहे 8-10 साल का गैप है तो कुछ और भी रीजन बनाना पड़ेगा. 8-10 साल बहुत ज्यादा होता है, 2 से 5 साल के बीच में अगर गैप है तो आप ये चीज मेंशन जरूर कर सकते हैं. ट्रेनिंग वाला जो मैंने बोला, ट्रेनिंग या कोचिंग या एजुकेटर, राइट. छोड़ा क्यों? क्योंकि सर व्हाट आई नोटिस्ड कि जो मैं कर रहा था, राइट, ये किसी और के बेसिस पे था, किसी और के उस पे था, रोल पे था, पे रोल पे था, ये मेरा खुद का नहीं था. वहां पे मुझे सैलरी मिलती थी 5,000, 6,000, 8,000, 7,000, 9,000, 10,000, जो भी सैलरी 10,000 के अंदर अंदर बोल दीजिए, इतनी सैलरी मेरी मिलती थी जो घर के बगल में थी, राइट. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे स्कोप तो है, बट मैं बहुत ज्यादा मैं एग्जैजरेट नहीं कर पा रहा, मैं अपने आप को एक्सपांड नहीं कर पा रहा, राइट. तो इसीलिए आई थॉट कि एंड आई ऑल्सो डिड माई रिसर्च एंड केम टू नो कि जो ये इंडस्ट्री है, जिस भी इंडस्ट्री में आप गए हो, बैंकिंग इंडस्ट्री, बीपीओ इंडस्ट्री, टेक इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री में आप गए हो, ये इंडस्ट्री दिस इज क्वाइट डिमांडिंग एंड आई हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री. दैट्स व्हाई मुझे लगा कि इसमें अपना करियर बनाना चाहिए, शुरू करना चाहिए, राइट. तो इस तरह दोस्तों विश्वास मानिए, बहुत ही वैलिड पॉइंट है, बहुत रेलिवेंट पॉइंट है. बशर्ते जिस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हो, जिस इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च किया, जिस इंडस्ट्री के बारे में मुझे पता लगा, मैं जाना उस इंडस्ट्री के बारे में, वो इंडस्ट्री कभी भी चाह कर भी वो इंडस्ट्री के बारे में आपकी पूरी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ये चीज मेंशन करिएगा. ऑलराइट दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूं, अगेन मैं कहूंगा कि मैंने कई हजार बच्चों को ट्रेन किया है एंड पीपल एक्चुअली ट्रस्ट मी, जेन्युइनली बच्चे यही आंसर्स देके आगे बढ़े हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यूज में. ऑलराइट, तो आपको गैप जो फिल्स करना है वो इसी तरह गैप फिल्स करना है. ऑलराइट, नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस आते हैं. एज आई सेड, आपको प्रूफ करना है, उसी इंटरव्यू के दौरान आपको अपने आप को प्रूफ करना होगा दैट यू विल बी अ एसेट फॉर द कंपनी. वन डे, डेफिनेटली वन डे विल कम व्हेन यू विल बिकम अ एसेट फॉर दिस कंपनी. तो आपको एसेट साबित होना है तो डेफिनेटली कंपनी आपको कंसिडर करेगी, एचआर या रिक्रूटर आपको कंसिडर करेंगे ही करेंगे. अब इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं. क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यूज में, बेहद जरूरी है. सबसे पहले अबाउट योरसेल्फ, क्या है, अब टेल मी अबाउट योरसेल्फ. सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपको देखो बहुत ज्यादा बच्चे मैंने नोटिस किया है, बच्चे इसमें अपनी हॉबीज बताते हैं, स्ट्रेंथ बताते हैं, वीकनेस बताते हैं. दोस्तों मुझे लगता है कि अपने बारे में बताने के लिए आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, आप इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है. अगेन मैं अगर बैंक की बात करूं तो बैंक के जो इंटरव्यूज होते हैं और अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है, वो होता है आप कहां से हो, आपका नाम क्या है, आप कहां से हो, आप पढ़ाई क्या क्या करी है आपने, राइट. आपके अगर पास्ट एक्सपीरियंस है तो उसको ज्यादा एक्सप्लेन करो, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना है, दैट्स इट, यही करना होता है. वहीं पे अगर आप एमएनसीज की बात करते हो, बीपीओ की बात करते हो, तो मुझे लगता है फिर भी इतना ही बोलिए, आप अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हो, एड ऑन करके स्ट्रेंथ बता सकते हो. दोस्तों वीकनेस हमें नहीं पता रहती, हम वीकनेस में बहुत गलतियां करते हैं, कैंडिडेट्स बहुत गलतियां करते हैं वीकनेस में वो बताते हैं कि
सर मुझे ना मैं बहुत अनफेयर नहीं देख पाता हूं सर, मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता हूं सर, सर मेरी कमजोरी है, मैं ये कमजोरी है वो दोस्तों आप जिस तरह की कमजोरी बताते हो ये आपकी नेगेटिव पॉइंट है, याद रहे नेगेटिव पॉइंट है। आप अन्याय नहीं देख सकते, आपके अगर कॉर्पोरेट में अन्याय हो रहा होगा आप क्या करोगे, नौकरी छोड़ दोगे? इट मीन्स अलॉट, राइट? सो ये चीजें मत बोलिए। आप बहुत जल्दी बहुत ज्यादा इमोशनल हो, मतलब कुछ ऐसी चीज हुई आपके साथ कॉर्पोरेट में, कंपनी में, तो आप क्या करोगे? घर पे कुछ ऐसा हुआ तो आप कैसे करोगे? अगर घर पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, इट मीन्स यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर ऑफिशियल वर्क, राइट? सो यही दर्शाता है। तो आपको क्या करना है? आपको बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं बोलना है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अबाउट सेल्फ यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो वहां पे जैसे मैंने बताया आप यही बोलिए। स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेंथ में बहुत ऐसी सही बातें बोलिएगा, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बोल सकते, राइट? एंड बहुत स्ट्रेंथ का मतलब एग्जैक्टली जो आपके सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड हो, राइट? इंटरनल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि सर मैं इतना पावरफुल हूं कि 20 किलो का मैं डंबल उठाता हूं, मैं इतना पावरफुल हूं सर, मेरे स्ट्रेंथ की बात करते हैं आप सर, मैं दांत से जहाज खींच सकता हूं, तो ऐसे स्ट्रेंथ की बात नहीं करनी है, वहां पे इंटरनल स्ट्रेंथ की बात हो रही है, राइट? वीकनेस एंड हॉबीज एंड मतलब आई मीन मैं क्या वर्ड बोलूं, मेरे पास आई एम टोटली स्पीचलेस व्हेन वी टॉक अबाउट हॉबीज। बच्चे हॉबीज में क्या बोलते हैं? सर खाना बनाना आता है। अरे तुम खाना बनाना आता है, ये तुम्हारी हॉबीज है, दैट्स फाइन, बट व्हाई यू आर मेंशनिंग इन द इंटरव्यू? क्योंकि इंटरव्यू वो तुमसे खाना थोड़ी बनवाएगा यार, समझो। आई डू अंडरस्टैंड हॉबीज बहुत अलग अलग तरह की होती है लोगों की, बट इट डजंट मीन कि आप वो हॉबीज उस इंटरव्यूज में रखिए। आप हॉबीज ऐसी रखिए ना जो कि रेलिवेंट हो उस जॉब रोल के लिए, तभी आपको सिलेक्शन का एक वेटेज बढ़ जाता है। समझिएगा ये सारी चीजें, दीज ऑल द साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग गाइज, कि आपको हॉबीज ये मत बोलो सर मूवी देखना बहुत पसंद है, नेटफ्लिक्स को मुझे एक्सप्लोर करना बड़ा पसंद है। इसका मतलब जब मैं तुम्हें हायर करूंगा, तुम आओगे यहां पे, जब खाली बैठोगे, तुम खाली बैठ के कंपनी की वेबसाइट नहीं पढ़ोगे, इसका मतलब तुम नेटफ्लिक्स सर्च करोगे, तो मैं तुम्हें जॉब नहीं दूंगा। साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, राइट? साइकोलॉजिकल एनालिसिस सिंपल है दोस्तों। आप ऐसा कुछ हॉबीज मत बोलिए, हॉबीज बोलिए I'm actually passionate of training, passionate of teaching. I am very passionate to understand or get into the problematic things. मुझे चीजों का जो प्रॉब्लम जहां होती है ना, उसके सोल्यूशन ढूंढने में मेरा एक बहुत अच्छी हॉबी है, एक तरह की मेरी ये एक हॉबी भी है, स्ट्रेंथ भी है। एज आई सेड, आई एम पैशनेट ऑफ रीडिंग, पैशनेट ऑफ रीडिंग। मुझे रीड करना बहुत पसंद है, मैंने बहुत सारी बुक्स रीड की है। मुझे लिखना बहुत पसंद है, मैं आर्टिकल्स लिखता हूं, राइट? तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दर्शाता है, राइट? ये पॉजिटिविटी दिखाता है। आप ऐसी चीजें मत बोले, पिक्चर देखता हूं, गाने सुनता हूं, मैं खाना अच्छा बनाता हूं, मत बोलिए सब, पॉजिटिव चीजें बोलिए, राइट? सो ये हो गया, आपकी हॉबीज भी हो गई। और स्ट्रेंथ की मैंने बात करी, स्ट्रेंथ में बहुत सारी चीजें हैं, अभी बात करेंगे इसको और डिटेल में। उसके बाद आता है व्हाई दिस कंपनी। एंड अगेन, अगर कंपनी की बात आए, अगर आपकी इंडस्ट्री की बात आए, ध्यान दीजिएगा, इंडस्ट्री की पहले बात करते हैं। आपसे पूछा गया यार ये इंडस्ट्री, बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, या ये बीपीओ को ज्वाइन करना चाहते हो, आईटी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? तो आपको किसी भी इंडस्ट्री के बारे में अगर पूछा जाए, एज आई सेड, कि आपको आपका होमवर्क करना होगा, करेक्ट? तो होमवर्क करके जाइएगा, इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कितने लोग उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, वो इंडस्ट्री क्या एक फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में से एक है या नहीं है। ऑब्वियसली आपको हाँ बोलना है, ना तो बोलोगे नहीं, राइट? एंड द नेक्स्ट इज, जैसे मैंने बैंक की बात करी, तो बैंक में आपको बताना है कि बैंक कितनी बड़ी है। बैंक में बैंक जो होता है वो हमारे इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। बैंक में अगर बीएफएसआई की बात करो तो बीएफएसआई में आज के टाइम पे 61 लाख लोग काम कर रहे हैं। जरा रिसर्च कर लेना, पता लग जाएगा। 61 लाख पीपल आर वर्किंग इन बीएफएसआई इंडस्ट्री, और हर साल ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है, राइट? तो इसी तरह ये, हालांकि मैंने बीएफएसआई का बताया, इसी तरह आप अपने इंडस्ट्री को पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये होता है व्हाई दिस इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री के बारे में पॉजिटिव पॉइंट्स, नो नेगेटिव पॉइंट्स, याद रहे, नो नेगेटिव पॉइंट्स। आपके पास बहुत बुरा कंडीशन है, बहुत बुरा हालात है, नेगेटिव नहीं बोलना है, पॉजिटिव बोलना है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि कंपनी के बारे में क्या जानते हो, राइट? ये कंपनी क्यों, ये क्वेश्चन अलग है। कंपनी के बारे में क्या जानते हो, ये क्वेश्चन अलग है। ये कंपनी ही क्यों, वाई अमेजॉन, वाई गूगल? तो आपको उस कंपनी की एक
कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट बतानी होगी। वो कैसे बताओगे? यू हैव टू डू रिसर्च बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। याद रखिएगा, आप रिसर्च करिए, बेहतरीन डिटेल्ड में रिसर्च करिए, एंड उसके बाद जब आप रिसर्च कर ले उसके बाद ही इंटरव्यू के लिए जाइएगा। याद रखिएगा ये सारी चीजें, राइट? आपको रिसर्च करना है बहुत अच्छे से, कंपनी के बारे में जानिए, कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में जानिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वहां पे इंटरव्यूअर अगर पूछ रहा है ये कंपनी क्यों, तो पता है क्यों जानना चाहता है? क्या जानना चाहता है? वो विजन जानना चाहता है, आपका प्रिपरेशन जानना चाहता है, आपकी स्ट्रैटेजी जानना चाहता है। तो उसको कंपनी का जो विजन होता है, कंपनी का विजन बताइए। सर, आई रियली लाइक द कंपनीज विजन, एज आई हैव डन माई रिसर्च, I came to know this company is this, company is that, company is very futuristic, and company main agenda and the objective is this. ये जो this है, इसको आप रिसर्च करके बोलेंगे, this मत बोल देना। करेक्ट गाइस? तो आपको कंपनी पे रिसर्च करना है, कंपनी यही कंपनी क्यों, ऑलराइट? एंड वहां पे पॉजिटिविटी। आई वुड बी ग्लैड एज अगर मैं फ्रेशर हूं, आई वुड बी ग्लैड सर इफ यू विल गिव मी एन अपॉर्चुनिटी एज यू हैव गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, टू एक्सप्लेन अबाउट माई सेल्फ। आई एम वेरी हैप्पी एंड दिस इज द कंपनी, मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूं। आई एम वेरी ग्लैड एंड थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ऐसे आपको बोलना है होगा, राइट? आगे बात करते हैं। अब ये कंपनी के बारे में क्या जानते हो, डिफरेंस है, ये कंपनी क्यों, उसमें हमने विजन बता दिया। अब इस कंपनी के बारे में क्या जानते हो, इस पे कुछ क्वेश्चंस, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, जरूरी है बैठा लेना अपने दिमाग में, राइट? तो ये कंपनी क्यों, क्योंकि सर ये जो कंपनी, सॉरी, इस कंपनी के बारे में क्या जानते हो, इसका क्वेश्चन अगर है तो इसका आंसर होगा इस कंपनी के बारे में। अब ध्यान देना, यूनिकनेस यहीं पर आएगा। यूनिकनेस, आने वाले 10 लोग, आने वाले 20 लोग, जितने भी 20 लोग कैंडिडेट्स आए हैं, वो सबको क्या बोलेंगे? सब लोग मोस्टली क्या बोलते हैं? कंपनी के बारे में क्या जानते हो? कंपनी के बारे में जानते हैं, कंपनी इस साल को स्टार्ट हुई थी, कंपनी का मालिक ये था, कंपनी का सीईओ ये है, कंपनी के सारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे सर्विस है, कंपनी काम करती है, बात खत्म। कंपनी का ये टैगलाइन है भाई। 99% बच्चे यही बोलते हैं, 99% कैंडिडेट्स यही बोलते हैं, चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो। What new? What next? What you have to mention that you will be in unique category. क्या कर रहा हो ऐसा? तो आपको बोलना होगा सर, जो कंपनी है ना, ये इस साल को स्टार्ट हुई थी, ठीक है, वो तो सभी बोल रहे हैं। इस कंपनी का मालिक ये था, ठीक है, सभी बोल रहे हैं। इस कंपनी के ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, ठीक है, सभी बोल रहे हैं। व्हाट नेक्स्ट? व्हाट यूनिक? सर, इस कंपनी के जो इन्वेस्टर्स है ना, वो ये हैं। इस कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये हैं। सही, जो कंपनी है ना, ये कंपनी पिछले 3 साल की जो कंपनी का ग्रोथ है, जो ग्रोथ स्ट्रक्चर है, जो प्रॉफिट रेशियो है, वो ये है। सर, ये कंपनी लॉस रेशियो ये था, प्रॉफिट रेशियो ये था, इसका एक्सपेंस रेशियो ये था, इसका मार्केटिंग एक्सपेंस ये था। ये कोई नहीं बोल रहा, याद देना, याद रखना, ये कोई नहीं बोल रहा। सर, इस कंपनी के इन्वेस्टर्स ये हैं, ये रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। रिटेल इन्वेस्टर ऑब्वियसली बात है, रिटेल इन्वेस्टर आप नहीं बता पाओगे। ये आपके सर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इतना परसेंट, मतलब परसेंट की बात कर रहा हूं, इतना परसेंट रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इतने परसेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। ये बड़े बड़े कंपनीज है जिन्होंने फंड रेस किया कंपनी के ऊपर, ये कोई नहीं बताएगा। सर, कंपनी की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो ये है, कंपनी की जो सेल्स स्ट्रैटेजी है, बिजनेस स्ट्रैटेजी वो ये है, कंपनी की ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी ये है। ये ऐसे आपको रिसर्च करना है। सर, कंपनी का जो सीईओ है वो ये है, जो जो चेयरमैन है वो ये है। तो जो आपने यहां पे कुछ पॉइंट्स बोला ना, वो जरूरी है, जैसे प्रॉफिट रेशियो, लॉस रेशियो, आपका कंपनी का पूरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, कंपनी का लास्ट जो आपका कह सकते हो कि टर्नओवर क्या था, अर्निंग्स क्या थी, एक्सपेंस क्या था, मार्केटिंग कॉस्ट क्या थी। ये सारी चीजें अगर आप ढूंढ रहे हो, इन्वेस्टर्स कौन है, बहुत यूनिक में डिटेल में जाके आपने रिसर्च किया और आपने आपको थोड़ा सा अपने आंसर से यूनिकनेस लाया है। मैं एक एग्जांपल दूंगा। मेरी एक स्टूडेंट थी, मेरे स्टूडेंट ने मुथूट फाइनेंस नाम की कंपनी में जाके इंटरव्यू दिया था, और उस बच्चे ने जाके उससे जब पूछा गया कि बेटा क्या करते हो, क्या जानते हो कंपनी के बारे में, उसने यही सब बोला। कंपनी स्टार्ट कब हुई थी, कंपनी का फाउंडर कौन है, कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, कंपनी का ऑपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है, कंपनी के इन्वेस्टर्स कौन कौन है, कंपनी का प्रॉफिट रेशियो, लॉस रेशियो, लास्ट 3 साल का क्या क्या रहा है, प्रॉफिट रहा या लॉस रहा है, कंपनी का एक्सपेंस रेशियो क्या रहा, कंपनी का मार्केटिंग कॉस्ट क्या रहा। ये सारी चीजें बच्चे ने बताया था, और उस बच्चे का आंसर सुनकर जो वहां पे एरिया मैनेजर जो इंटरव्यू ले रहे थे, वो सर बोलते हैं, विजय कुमार नाम था उनका, दिल्ली जोन की बात कर रहा हूं, विजय कुमार नाम था। वो विजय सर बोलते हैं कि बॉस, ट्रस्ट मी,
ये जो इन्वेस्टर तुमने बताया ना, 5 या 6 इन्वेस्टर का नाम लिया था, उसमें से 3 इन्वेस्टर तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी है हमारी कंपनी में। उसने बोला जो लास्ट 3 साल का तुमने प्रॉफिट रेशियो बताया ना, वो तो मुझे भी नहीं पता था। ये उस जो एरिया मैनेजर थे विजय जी, उन्होंने कहा था, ये उनके वर्डिंग्स थे, उनके सेंटेंसेस थे ये। और इससे क्या हुआ मालूम है, वो जो बच्ची गई थी इंटरव्यू देने के लिए फ्रेशर रोल के लिए, उसको फ्रेशर की जगह 1 साल के एक्सपीरियंस के रोल पे रख लिया गया। ये होता है टैलेंट, नॉट एग्जैक्टली टैलेंट, स्किल्स। टैलेंट वो होता है जो पैदाइशी होता है, स्किल्स वो होता है जो हम अपने अंदर लाते हैं बाद में प्रैक्टिस करके, सीख कर, राइट। तो ये स्किल्स है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दैट्स कॉल्ड अ कम्युनिकेशन। बेहतरीन तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है और इसी तरह पॉजिटिव रहना है। कंपनी के बारे में पूछा जाए, यही देखो, समझो, एक एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, हर एक क्वेश्चन का जो आंसर आप दे रहे हो, उसी आंसर में आपका वेटेज या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे गिरता जा रहा है। याद रखिएगा, या तो आपने अगर आंसर अच्छा दिया तो 20% चांसेस बढ़ गए सिलेक्शन होने के, खराब दिया, मजा नहीं आया, 20% चांसेस कम हो गए। यानी कि आगे आने वाले टाइम में, आने वाले क्वेश्चंस में आपको और अच्छे से प्रेजेंट करना है, तभी आप इंप्रेस कर पाओगे। अगेन, द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, याद रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है इंटरव्यू देने जाइए तो हमेशा फॉर्मल ड्रेस में जाइए। आप बीपीओ में जा रहे हो, आईटी में जा रहे हो, किसी भी कंपनी की, किसी भी इंडस्ट्री के इंटरव्यू में जा रहे हो, ऑलवेज बी इन फॉर्मल्स। एक अलग सी आइडेंटिटी आती है, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस, जो ड्रेसिंग होता है, जो ग्रूमिंग होता है, उसका एक अलग लेवल है। उससे सक्सेस बिल्कुल किसी बड़े बिजनेसमैन को देखा कि वो पैंट शर्ट, कुछ कैजुअल सा ड्रेस पहना बहुत रेयर होता है। किसी भी बिजनेस मीटिंग्स में आप नहीं देखोगे, राइट। ऑलवेज दे आर इन प्रोफेशनल अटायर, राइट। तो आपको भी ऐसा ही कुछ करना है जो कि आपको एक अलग अगला देखकर आपसे पहले तो देख के ही अपना माइंड सेट बना ले और इंप्रेस हो जाए, फिर बात जब आप करो और आंसर दो तो उसको मजा ही आ जाए। वाह 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 वाह, ये ऐसे ही कैंडिडेट्स हमें चाहिए थे, राइट। तो और इसके बाद ये हो गया वीकनेस में। याद रखिएगा, वीकनेस में आप लोग आंसर जो करते हो कि सर मैं इमोशनल हूं, मैं ये हूं, मैं अन्याय नहीं देख सकता, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, मत बोलिए, मत बोलिए। मुझसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि क्या है आपकी वीकनेस। So weakness की अगर बात करें, as you know, everyone, most of the people have their weakness, have some weaknesses, but and also one of them. But मेरा कोई ऐसे weakness नहीं है, कोई कमजोरी ऐसी as such नहीं है मेरी जो मेरे काम को हैम्पर करे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेरे पास कोई ऐसी as such कोई ऐसी weakness या कमजोरी नहीं है जो काम को हैम्पर करे। मेरा जो वीकनेस है जो बहुत ही अलग है। जैसे मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं खाना बहुत गंदे तरीके से खाता हूं। मेरे दोस्त कहते हैं, मेरी मम्मी कहती है कि मैं डांस बहुत खराब करता हूं। खाना वाला मत बोलना, क्योंकि आप कभी हो सकता है कि फ्यूचर में आपको मीटिंग करना पड़े एंड मीटिंग वुड बी लाइक ऑफिशियल लंच हो जाए, तो ये मत बोलिएगा। डांस बहुत बुरा करता हूं। सर मेरे दोस्तों ने कहा कि मैं गाना बहुत खराब गाता हूं। मेरे किसी मम्मी ने कहा है, पापा ने कहा है, भैया ने कहा है, बहन ने कहा है, इसने कहा है, उसने कहा है, मेरी राइटिंग बहुत खराब है। हाउएवर, ये जो चीजें हैं ये मेरे काम को हैम्पर तो नहीं कर रही है, हाँ, बट यस ये मेरी कमजोरी है। ऑल्दो आई एम वर्किंग ऑन इट, राइट। डेफिनेटली एक दिन उस पर सुधार हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये आंसर होता है, ये बोलने का तरीका होता है कि आपको इस ऐसा, आपने वीकनेस भी बता दिया लेकिन और आपका वीकनेस दिखा भी नहीं, राइट। और वो वीकनेस दूर दूर से किसी कोई काम को हैम्पर नहीं कर रहा है, दूर दूर तक किसी कॉर्पोरेट में वो इन्वॉल्व ही नहीं है। कौन लिखता है पेन से आजकल कॉर्पोरेट में? आपके पास डिजिटल बोर्ड्स हैं, आपके पास लैपटॉप्स हैं, आपके पास फोन है, टैब्स है, कौन लिखता है भाई पेन से? कोई नहीं लिखता, राइट। अब डांस करना, अरे तुम पार्टी में कौन हिप हॉप करता है भाई? कौन पार्टी ऑफिशियल पार्टी है, दैट्स फाइन, सब वहां पे भांगड़ा और शादी वाला डांस करते हैं, करेक्ट। सिंगिंग हो रही है, चलो एक गेट टुगेदर भी है, ऑफिशियल गेट टुगेदर है, कौन वहां पे इंडियन आइडल का वहां पे ऑडिशन हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो ये सब आपके काम पे हैम्पर नहीं करेगा, ये सब एंटरटेनमेंट फैक्टर है, एंटरटेनमेंट पैरामीटर्स है जो आपको ये सब ले लिया जाएगा। हाँ भाई वीकनेस है, बट आई एम वर्किंग ऑन इट, ये हैम्पर नहीं कर रहा। ये चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। ऑलराइट दोस्तों, प्लीज प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, मत करिए ऐसा काम कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों का कॉमन आंसर आता है इसका। वीकनेस पे बहुत कॉमन आंसर मुझे यही मिलता है, सर आई एम वेरी इमोशनल। मत बोलिए, आई एम नॉट पॉइंटिंग कि लड़कियां बोलती है, लड़के सबसे ज्यादा बोलते हैं आई एम इमोशनल। अरे मत हो भाई, चाहे लड़का हो या लड़की, इमोशनल नहीं होना, ये बोलना ही नहीं है। जो मैंने बताया यही बोलिए जाके। आगे बात करते हैं।
सैलरी एक्सपेक्टेशंस। सो सैलरी एक्सपेक्टेशन, देखो ये बहुत वैसा क्वेश्चन है यार। अब आपको लगता है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है तो आप एक परसेंटेज हाइक मांगिए। अब अगर आप ऑलरेडी 10-12 हजार पे हो, आप बोलोगे सर सैलरी क्या मांगते हो, क्या सर 1 लाख दे देना पर मंथ, महीना दे देना 1 लाख रुपए, बस इतना ज्यादा नहीं, 1 लाख रुपए दे देना, तो यार ये दिस इज एक्चुअली नॉट अ रेलिवेंट, राइट। तो आपको सैलरी, जब आप जॉब के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो सैलरी आप ऑलरेडी रिसर्च कर लीजिए कि सैलरी एग्जैक्टली कितनी होनी है, उस वाले रोल पे कितनी सैलरी होती है, ये आपको एक अनुमान लगा लेना है, एक रिसर्च कर लेना है। अगेन बहुत जरूरी है रिसर्च करना, राइट। और फ्रेशर्स की बात करें, इसमें भी यार रिसर्च करना पड़ेगा। आप बोलो कि सर आई एम एक्सपेक्टिंग 3 LPA, 3.5 LPA, 4 LPA। हाँ, फ्रेशर हो 6-7 LPA मत बोल देना, 4 LPA भी फ्रेशर को नहीं मिलता ऑन एन एवरेज, राइट। जो ऑन एन एवरेज फ्रेशर की सैलरी होती है, मैं एक बैंड बता रहा हूं, 15,000 से 25,000, यही होती है ऑन एन एवरेज। कहीं कहीं ज्यादा हो सकती है 15,000, 25,000 से, और 15,000 से कम है तो बहुत रेयर केस होता है वैसा, राइट। वो हो सकता है आप ऑफ रोल में काम कर रहे हो या कॉन्ट्रैक्चुअल पे हो, किसी ना किसी चीज की वजह से आपको 15 से भी कम मिल रहा होगा। एक मिनिमम 15,000 सैलरी होती है, 15,000 से 25,000 किसी भी इंडस्ट्री में रहो आपकी इतनी सैलरी मिल जाती है, क्योंकि आईटी में भी अगर आप इन्फोसिस टी से ज्वाइन करते हो तो 17, 18, 20,000 सैलरी होती है। अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन से डोमेन में हो, कौन से वर्टिकल में हो, कौन सा रोल है आपका केआरए क्या है, ये केआरए मतलब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये सब बहुत मैटर करता है। तो सैलरी डिस्कशंस और एक्सपेक्टेशन अगर पूछा जाए तो उसको सोच समझ के बोलिए। एंड अगर आप किसी और ऑलरेडी कंपनी में काम कर रखा है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप 30%, 25%, 30% आप हाइक मांग सकते हैं। याद रहे, ऑन एन एवरेज जो परसेंट हाइक होता है एक इंटरव्यू में चेंज करके, वो 15 से 25% होता है। 15% से 25% ऑन एन एवरेज होता है। 30 भी मिल सकता है, 35 भी मिल सकता है। अब इसलिए मैंने कहा पहले आप रिसर्च कर लीजिए कि उस रोल के लिए, पता लगा उस रोल पे लोग 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख पे भी काम करते हैं, और आपने बोला 4 लाख रुपए, तो जो एचआर है तो उस पर भी नेगोशिएट करके आपको 3.25 लाख ही देगा, राइट। स्ट्रैटेजी, अगेन दैट्स नॉट योर स्ट्रैटेजी, एचआर स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो आपको समझना होगा, यहां पे बहुत बारीकियां हैं, बहुत साइकोलॉजिकल थॉट्स है, सोच के समझ के तब आंसर करिएगा, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस रोल? भाई ये तो रिसर्च करना पड़ेगा, रोल के बारे में क्या जानते हो आप, किस रोल के लिए गए हो? बीपीओ में कॉलिंग के लिए गए हो तो भाई कॉलिंग का रोल है, जिसमें आपको कस्टमर्स के कॉल्स आएंगे, उनके कुछ कंसर्न्स होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होगी, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, राइट। या आप सेल्स में काम कर रहे हो तो मेरा रोल होगा सेल करना है, कोल्ड कॉलिंग करना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, मार्केट रिसर्च करना है, ये सारे काम होने वाले हैं। तो रोल को समझने के लिए आपको क्या करना है, मान लो आपको पता चला, आज ध्यान देना गाइस, बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूं, आपको पता चला कि आज यार आज हमारी आपको पता चला कि आज मेरा इंटरव्यू है, कल मेरा इंटरव्यू है इस वाले प्रोफाइल के लिए। जो भी प्रोफाइल का नाम है, जिस भी कंपनी का है, उसको उठाओ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का रोल है, एग्जांपल के तौर पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, राइट, मैनुअल टेस्टिंग। तो मैनुअल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का उठाओ, कौन सी कंपनी? अमेजॉन मान लो, अमेजॉन, गूगल पे जाके चिपका दो कि व्हाट इज द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर मैनुअल टेस्टिंग अमेजॉन। सर्च करो, naukri.com वाला लिंक खोलो, naukri.com वाला लिंक आएगा, वहां पे पूरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखा होता है, उसको रट्टा मार लो, राइट। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, वो जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटेल में लिखा होता है ना, वही एक्चुअली आपको बोलना है। तो जिस भी जॉब के लिए आप जा रहे हो, उस जॉब के उस रोल को, उस कंपनी को लेके कॉपी पेस्ट करो गूगल पे, और उसके बाद पूरा जो भी naukri.com वाला स्पेसिफिकली, या बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मैं नौकरी प्रीफर करता हूं इसलिए मैं नौकरी का बता रहा हूं। naukri.com पे जाके पूरा उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लीजिए और रट्टा मार लीजिए, वही जाके बोल दीजिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द रोल, What are your achievements? अब अचीवमेंट्स की बात करते हैं दोस्तों। अगर आप फ्रेशर हो तो आपने कॉलेज में कुछ अचीव किया है, राइट। कॉलेज में कुछ अचीव किया, और अचीव का मतलब ये नहीं होता कि सर मैंने आईएएस का मेंस निकाला है 2 बार, इंटरव्यू नहीं क्लियर किया। आप क्या बोल रहे हो? मेंस निकाले हो, राइट। आपने बोल तो दिया इंटरव्यू का मेंस निकाला हो। गाइस मेरी बात को अदरवाइज में मत लेना, मैं किसी का यहाँ पे ना तो मजाक उड़ा रहा हूँ, ना तो मैं कुछ और गलत बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि सर मैं मेंस मैंने 2 बार क्लियर किया है बेटा, लेकिन आप ये नहीं बोल रहे, आप तो एक इनडायरेक्टली ये भी बोल रहे हो ना कि आपने इंटरव्यू में आप 2 बार फेल हुए हो, राइट। तो ये अचीवमेंट नहीं हुआ, हालांकि बहुत बड़ी बात है, बट द फॉर कॉर्पोरेट लेवल दैट्स नॉट एन अचीवमेंट,
राइट तो अचीवमेंट में आप कुछ ना कुछ बोलो, राइट जैसे कोई डिबेट कॉन्टेस्ट हुआ था, सो वहां पे मैं नॉट स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल का बोल सकते हो अगर आप फ्रेशर हो तो, या फिर आप अगर पास्ट कंपनी में काम कर चुके हो, आपके पास एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस, कंपनीज में भी ये सब होते रहते हैं कॉन्टेस्ट। सो मैंने डिबेट लिया, डिबेट में पार्ट लिया था। बैंकिंग फाइनेंस से हो तो बैंकिंग फाइनेंस के जीके में पार्ट लिया था अपने लास्ट कंपनी की तरफ से, वहां पे मुझे मैं अचीव करा। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैंने जब अपना पहला बैंक जब ज्वाइन किया था तो वहां पे मैं फ्रेशर के तौर पे, फ्रेशर एज इन बैंकिंग फ्रेशर था मैं वहां पे, तो वहां पे मैंने दो बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोसेस को सेटअप किया था। दैट वाज माय अचीवमेंट। और आज भी मेरा नाम उस वाले बैंक में आज भी मेरा नाम है कि हाँ, द CMS, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोसेस स्टार्टेड एंड इनिशिएटेड बाय अंकुर गोस्वामी, आज भी लिखा है। द IMPS रिकंसिलेशन प्रोसेस स्टार्टेड एंड इनिशिएटेड बाय अंकुर गोस्वामी, आज भी लिखा हुआ है वहां पे। तो दैट इज माय अचीवमेंट। ऐसे ही आपने कुछ अगर अचीव किया है प्रोफेशनली तो आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं, राइट अगर आपने प्रोफेशनली कुछ नहीं किया, राइट जैसे कुछ टारगेट्स, बहुत बड़ा टारगेट था जो कि अनएक्सपेक्टेड था, वो आप बोल सकते हो। आपको रिवॉर्ड मिला, आपके कंपनी में कॉन्टेस्ट हुआ था किसी चीज का, वो कॉन्टेस्ट आपने क्वालिफाई कर लिया, आपको ये अचीव किया, टीवी मिली, आईफोन मिला, ट्रिप पे घूमने गए, राइट ये सब अचीवमेंट है आपका। और प्लीज ये मत बोल देना सर 12वीं क्लास में कैप्टन था, नॉट एन अचीवमेंट। 12वीं क्लास खत्म, कॉलेज की बात करो, अगर फ्रेशर हो तो, एक्सपीरियंस हो तो लास्ट कंपनीज की बात करो, दैट्स इट, उसी का अचीवमेंट की बात हो रही है, राइट चलो आगे बात करते हैं। और क्या क्वेश्चन है, कैन यू रिलोकेट? सो रीलोकेट की अगर बात आए, देखो यार ये चीजें आईटी वगैरह में क्या होता है, आप सबको पता है दोस्तों, आईटीज में या मल्टीनेशनल कंपनीज में, बीपीओज में जो जॉब्स होती है ना, वो ज्यादातर मेट्रो सिटीज में होती है। दिल्ली एनसीआर हो गया, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन सब जगहों पे ज्यादा होती है, कैपिटल सिटीज पे होती है। लेकिन इन सब मेट्रो सिटीज में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है इन कंपनीज की। तो उस केस में तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप पहले से आपने माइंडसेट कर लिया कि हाँ यार मुझे दिल्ली जाना है, उसके बाद आप इंटरव्यू देने आ रहे हो, राइट लेकिन बैंक्स में क्या होता है, बैंक्स में आपको मिल जाता है आपके शहर में नौकरी। लेकिन याद रहे, अगर आपको सरकारी नौकरी मिली होती तो क्या होता, कि आपके घर के बगल में आपके सेम सिटी में नौकरी मिलती? कभी नहीं मिलती, चाहे वो सरकारी बैंक हो या कोई भी सरकारी दफ्तर हो, आपको नहीं मिलता, राइट आपको पहली नौकरी या पहली पोस्टिंग कभी भी सेम शहर में नहीं मिलता। तो मुझे लगता है अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पहले ये माइंडसेट रखिए कि अगर नौकरी मिलती है दूसरे शहर में तो वो आप रिलोकेट कर सको। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है रिलोकेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उनको आंसर यस में सुनना है, ये बात याद रखिएगा। यस में अगर नहीं सुनते, आप नहीं यस में बोलते, तो वहां पर रिजेक्शंस होने के काफी चांसेस है, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूं एक चीज और, सेल्स में क्या होता है, सेल्स की टीम में, सेल्स के प्रोफाइल्स के लिए, जॉब के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा ऐसा प्रेशर डाला जाता है गर्ल्स पे। मैंने नोटिस किया है कि उनसे बोलते हैं कि यार रिलोकेट आप नहीं कर पाओगे, अपने मम्मी से पूछ लो, पापा से पूछ लो, आप ये जॉब नहीं कर पाओगे, मम्मी से पूछ लो, पापा से पूछ लो। तो उस केस में अगर बच्चा बोलता है हाँ सर मैं पूछता हूं या पूछती हूं, उस समय अगर आपने बोल दिया तो इट मींस वहीं पे आप रिजेक्ट हो गए। क्योंकि वो ये चेक करना चाहते हैं क्या आप डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि आपको जॉब करना, आपके मम्मी पापा जॉब करने नहीं आएंगे, डिसीजन आपका होना चाहिए, राइट तो बात, परमिशन इज अ डिफरेंट थिंग। यू आर वर्किंग यार, यू आर अबाउट टू वर्क, राइट तो आपको समझना होगा, डिसीजन आपको लेना होगा। तो ये चीज आप डिसाइड करेंगे। हाउएवर यू कैन, लाइक यू माइट हैव टेकन सम परमिशन फ्रॉम योर गार्जियन, फ्रॉम योर पेरेंट्स, लेकिन बाद में कर सकते हो यार। इंटरव्यू के सामने मत करो ये सब चीजें, इंटरव्यू के सामने करते हो तो रिजेक्शन है ये चीज, राइट। सो उसके बाद क्वेश्चन आता है दोस्तों, 5 साल बाद कहां देखोगे? बच्चे बोलते हैं सर जो आप बैठे हो ना बस वहीं देखूंगा। अच्छा तुम मेरी नौकरी खाना चाहते हो, मतलब मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, तुम 5 साल बाद मेरी सीट पर रहोगे, मैं कहां जाऊंगा? बाहर, गेट के बाहर जाऊंगा मैं। तो ये चीजें आंसर ऐसे नहीं देना। 5 साल बाद सर मैं ना 5 साल के बाद अपने आप को काफी एक्सपीरियंस्ड, काफी स्किल्ड, काफी लाइक एक्सपर्ट देखना चाहूंगा। क्योंकि अभी आई एम अ फ्रेशर, या अभी आई हैव अराउंड 1 ईयर और 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। मैं अपने आप को बहुत एक्सपर्ट नहीं समझता, बट 5 साल के बाद मैं इस कंपनी के जरिए, यहाँ के जो भी एक्सपर्टीज है, यहाँ के जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, उनके जरिए मैं अपने आप को पूरी तरह से स्किल्ड देखना चाहूंगा 5 साल के बाद। और जिस भी वर्टिकल में काम कर रहा हूं ना, उस वर्टिकल में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास होना चाहिए मोस्टली। मतलब लोग कहें कि यार इसमें प्रॉब्लम, यार इसका सोल्यूशन तो सिर्फ यार ये रोहित के पास होगा, इसका सोल्यूशन तो राहुल के पास होगा, यार वही इसका, अच्छा ये प्रॉब्लम है यार, चलो यार मैं लेके चलता हूं एक इंसान के पास। अरे कहां लेके जा रहे हो? मैं लेके जाता हूं अमित के पास, इसका आंसर सिर्फ, इसका सोल्यूशन अमित ही दे सकता है।
तो ये 5 साल के बाद मेरी जो क्वालिटी होगी, जो मेरी जो स्टेटस होगा, हिंदी में औकात बोलते हैं, अंग्रेजी में स्टेटस सुनने में अच्छा लगता है, जो मेरा स्टेटस होगा वो ये होना चाहिए। तो 5 साल के बाद मैं कुछ ऐसा अपने आप को देखना चाहता हूं। सिंपल है गाइस, सिंपल है। कोशिश करिए कि ये एक्सपर्ट्स ऐसा बोलते हैं, कोशिश करिए कि 5 साल बाद वाला जो क्वेश्चन आता है, 3 साल, 2 साल, 5 साल, इसमें कभी भी आप डेजिग्नेशन मेंशन मत करिए। अगर आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स क्या कि आप एक किसी बड़े पोजीशन पे तो काम कर ही रहे हो। समझो इस चीज को, राइट? प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रॉब्लम एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। आप प्रॉब्लम एनालिस्ट हो, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप कंसल्टेंट हो। कंसल्टेंट मतलब जिसके पास दुनिया भर का क्या हो, सॉल्यूशन हो। यू आर कंसल्टेंट। तो ये समझिएगा, बहुत बड़ी चीज होती है। तो कोशिश करिए आप कोई नाम डेजिग्नेशन मत बताइए, यही चीज बताइए, ठीक है? प्रेशर, भाई प्रेशर कैसे हैंडल करोगे? क्वेश्चन आता है, आईटी वाईटी में बहुत होता है प्रेशर, बीपीओ में प्रेशर होता है। प्रेशर तो हर जगह होता है यार, बहुत। मेरे बच्चे बोलते हैं सेल्स में प्रेशर होता है। सिर्फ सेल्स में नहीं होता, दुनिया की हर कंपनी में प्रेशर होता है यार, हर कंपनी प्रेशर होता है, हर पोस्ट में प्रेशर होता है। प्रेशर नहीं होगा तो आपका बिजनेस नहीं होगा कंपनी का, फैक्ट है ये, राइट? तो प्रेशर कैसे मैनेज किया जाए, इसके लिए आपको क्वेश्चन अगर आता है, बेटा कैसे प्रेशर हैंड मैनेज करोगे? सर प्रेशर, मुझे नहीं लगता कि प्रेशर कुछ ऐसा होता है जिसे हम अलग से कंसिडर किया जाए। प्रेशर इज पार्ट ऑफ लाइफ, प्रेशर इज पार्ट ऑफ बिजनेस। और प्रेशर, मुझे लगता है कि मैं एक एम्प्लॉय हूं और मुझे उस पर्टिकुलर काम, जिस काम का मुझे पैसा मिल रहा है ना, उस काम को पूरा करने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है, या प्रेशर होगा उस काम को पूरा करने के लिए। सर मुझे लगता है ना, सबसे ज्यादा प्रेशर तो उन फौजी के ऊपर होता है, जो फौजी बंदूक ताने एक बॉर्डर पे खड़े हैं और उनको नहीं पता कि दुश्मन की गोली कब आए, उनके सीने को छलनी कर दे, उनको नहीं पता है। ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे जो फौजी होते हैं, ये प्रेशर एक्चुअली होता है सर। प्रेशर तो उन डॉक्टर्स के पास होता है जिनके हाथों में कौन है, हाथों में ऐसे पेशेंट्स हैं जो एक्सीडेंटल केस है, ना जाने कब वो खत्म हो जाएं, अपनी जिंदगी खत्म कर दें, नहीं पता। और उनके जो उस इंसान, उस पेशेंट के जो घर वाले होते हैं ना, वो डॉक्टर को एक भगवान की तरह भगवान की नजर से देखते हैं कि अरे डॉक्टर साहब आप प्लीज, आप ही कुछ कर सकते हो, प्लीज बचा लीजिए हमारे इस इंसान को। वो जो प्रेशर डॉक्टर की आंखों में होता है ना, वो होता है एक्चुअल प्रेशर। एक्चुअल प्रेशर। सर प्रेशर की अगर बात की जाए ना, मुझे लगता है जो हमारे यूथ है, कौन से यूथ? अनएम्प्लॉयड। कौन से यूथ? जो एक्चुअली में काफी पढ़ाई कर चुके हैं, काफी नॉलेज है, काफी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी नॉलेज, उनकी जॉब नहीं लग रही है, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन घर वाले, पूरे घर वाले उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये हमारा जो लड़का है ना, ये हमारा पूरा, हमारी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा, ये हमारी प्रॉब्लम दूर करेगा, ये हमारी गरीबी दूर करेगा। सब आस लगाए बैठे हैं उस बच्चे के ऊपर। उसके कंधों पे जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर कभी कहीं नहीं हो सकता। यही चीज तो मेरे हिसाब से जो प्रेशर है सर, ये प्रेशर नहीं है, ये तो काम है मेरा। मैं तो शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का, आपका, कि आप मुझे ये नौकरी मिल सकती है, ये मुझे नौकरी कर रहा हूं मैं, राइट? मैं तो शुक्रगुजार रहूंगा कि अगर मुझे नौकरी मिलती है तो, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं और उनके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं। तो ये प्रेशर नहीं है। और अगेन फिजिक्स भी ये कहता है, साइंस भी कहता है, जहां फोर्स वहां प्रेशर, जहां फोर्स नहीं वहां प्रेशर नहीं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरी एक आदत भी है सर, आई एम पैशनेट, की अपनी जिम्मेदारी को बड़े अच्छे से लेता हूं, निभाता हूं, पूरा करता हूं, तो मैं इसको भी पूरा करूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि सर ये प्रेशर है। ये गाइस जो आंसर मैं बता रहा हूं ना, इसको तुम लूप में देखना, बार बार ये आंसर सुनना। ये आंसर्स आई कैन बेट तुम्हें कोई और नहीं देने वाला है, ना चैट जीपीटी का तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आंसर रहता है, बहुत कॉमन सा आंसर रहता है। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी रिसर्च करके देता है, जो भी आर्टिकल्स में रिसर्च होते हैं वो देता है। तो दोस्तों याद रहे, ये होता है एग्जैक्टली तरीका, आपको यूनिक बनाने का तरीका यही होता है। ऐसे आंसर देंगे आप यूनिक बनेंगे ही बनेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास, हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यहां पे आपको अपने यूनिक स्ट्रेंथ बताना है, आप अलग कैसे हो। सर मैं अलग ऐसे हो ना कि मुझे पता है प्रेशर मैनेज कैसे करते हैं। सर मैं अलग ऐसे हो कि मेरा ऐसा मानना है कि सर ऑप्टिमिस्टिक सभी होते हैं, पॉजिटिव सभी होते हैं, क्विक लर्नर बहुत सभी होते हैं, पैशनेट सभी होते हैं, राइट? बट मेरे अंदर जो एक प्रॉब्लम, एक और स्ट्रेंथ है, वो है मैं प्रॉब्लम को, जिस भी प्रोसेस में काम करता हूं, जहां भी काम करता हूं, वहां पे कहीं ना कहीं लूप होल तो होता ही है हर जगह। लूप होल्स, प्रॉब्लम, दिक्कत हर जगह होती है। दिक्कत को आइडेंटिफाई करके, दिक्कत की सोल्यूशन, दिक्कत का, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की मेरी आदत है। मैंने बहुत प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढे हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा रीजन, एक ऐसा कारण है जो सब में नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ा सा उनसे तो अलग ही हूं। दूसरी बात, मैं चेस का बहुत बड़ा प्लेयर हूं। चेस याद रखिएगा, हमेशा अपने आंसर में चेस जरूर लेकर आइए, क्योंकि चेस एक ऐसा गेम है जो आपको सिखाता है स्ट्रैटेजी बिल्डिंग। चेस ऐसा गेम है जो आपको सिखाता है टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट,
माइंड रीडिंग, आपको पता होना चाहिए कि आपको जो ओपोनेंट है वो कौन सा, आपके चाल के बाद आपका ओपोनेंट कौन सी चाल चलने वाला है वो आपको पता होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड माइंड रीडिंग, राइट। सर चेस मुझे पेशेंस सिखाता है, पेशेंस। हो सकता है चेस का गेम 4-4 5-5 घंटे चला हो, दैट्स कॉल्ड अ पेशेंस। चेस, आई एम अ चेस बिगेस्ट प्लेयर, तो मुझे लगता है चेस की चीजें जो होती है वो सारी क्वालिटीज मेरे अंदर है। वो आई डू अंडरस्टैंड सर, बोलने वाले सभी होते हैं, करने वाले नहीं होते, लेकिन मैं एक लंबे रेस का घोड़ा हूं। लॉन्ग टर्म विजन है मेरा, लॉन्ग टर्म टारगेट है मेरा, कुछ ना कुछ अचीव करना, और जब तक वो अचीव ना कर लूं तब तक छोड़ने का या सोचने छोड़ने का मैं सोचता भी नहीं। मेरा एक डायलॉग है सर, एक मूवी देखी थी मांझी, मांझी द माउंटेन मैन, उस मूवी का डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही मेरा है, एक मेरे अंदर एक क्वालिटी भरी हुई है, इनबिल्ट है ये चीजें। ये है आपका, दिस इज द थिंग दैट आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दीज आर द रीजंस, करेक्ट। आगे बात करते हैं, हाउ वाई शुड आई हायर यू, हम तुम्हें हायर क्यों करें। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वही आंसर देना है क्या जो अभी मैंने जस्ट बोला, उसको रिपीट करके, बैक करके, रिपीट करके सुन लो, बैक करके थोड़ा सा बैकवर्ड करो, रिपीट करो, सुन लो। यही जो आंसर दिया है यही आंसर देना है। यहां पे स्ट्रेंथ बताने हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको स्ट्रेंथ ही बताना है, ये स्ट्रेंथ बताने का तरीका है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, तो यहां पे आप बता सकते हो सर क्वेश्चन। देखो यार, क्वेश्चन यहां पे मैं पूरा आपको कोशिश करूंगा कि यहां पे कल्चर वल्चर के बारे में पूछो मत। बहुत बच्चे पूछते हैं कल्चर के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। यहां पे आप पूछ सकते हो सर एनी अकॉर्डिंग टू यू, इफ मैं, अगर आपके हिसाब से अगर मैंने कुछ गलती करी हो तो वो आप बता सकते हैं, सो आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। ये भी ना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है बोल सकते हो, बट सिचुएशन के हिसाब से बात करना। क्वेश्चन नो बोल दो, नो बोल दो, या फिर आप देखो एक और आंसर मैं दे सकता हूं इसका, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे ओवर कॉन्फिडेंट लगता है कि सर कब से मैं ज्वाइन कर सकता हूं। ये एक ओवर कॉन्फिडेंट, बट इस आंसर ऐसा पूछ, क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हो, सर मैं कब से ज्वाइन कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछना, डोंट स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपफ्रंट मत पूछना। ये बहुत बहुत ओवर कॉन्फिडेंट वाला क्वेश्चन लग रहा है, तो कोशिश करो ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप कर दो। नहीं सर, नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन राइट नाउ, ठीक है। Why did you leave last job? पुरानी कंपनी, लास्ट कंपनी क्यों छोड़ी? सबसे बड़ा सवाल उठता है, सर कंपनी अच्छी नहीं थी, कंपनी ग्रो नहीं कर रही थी, कंपनी ग्रोथ नहीं दे रही थी, प्रमोशन नहीं दे रही थी, इंक्रीमेंट नहीं दे रही थी। मत बोलना यार, ये सब मत बोलना। सर एक्चुअली मैंने कंपनी में आई वर्कड इन दैट कंपनी 1 year 6 months, 6 months तो छोड़ दो, 1 year 1.5 year 2 year 3 साल 4 साल 5 साल। सो आई एक्चुअली लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। इवन आई थिंक जो भी इस कंपनी का प्रोसेस है, मैंने हर एक प्रोसेस में काम कर लिया और मैंने बहुत कुछ सीख लिया, या सब कुछ सीख लिया उस कंपनी से रिलेटेड। अब मुझे लगता था मैं एक अब मुझे और थोड़ा सा और बाहर निकलना था, और चीजें सीखनी थी। What else? So obviously for my career growth, for my career opportunity, I did my research. So I thought कि अब एक वक्त आ चुका है कि इस कंपनी को अलविदा कर कहना चाहिए। That's only reason कि अपने करियर ग्रोथ के लिए, अपने, देखो ये जो आंसर मैं बता रहा हूँ, आई डू अंडरस्टैंड कि आंसर बहुत यूनिक नहीं है, बहुत कॉमन है, सभी ये आंसर देते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट तुम बोल रहे हो, याद रखना, लेकिन इनडायरेक्टली बोल रहे हो, डायरेक्ट नहीं बोल रहे। आपके पास कोई और रीजन हो भी नहीं सकता। मत बोलना सर वहां पे सेल्स करना पड़ता था, प्रेशर बहुत ज्यादा था, बिल्कुल मत बोलना, नेगेटिव है। नेगेटिव तो बोलना ही नहीं, आप यही बोलना सर मैंने उस कंपनी में अपने इस वाले रोल को लेकर, इस वाले प्रोफाइल को लेकर काफी सारे पूरे प्रोसेस में काम कर लिया, तो मुझे लगा अब इसके अलावा कुछ और करना चाहिए। एंड आई आस्क्ड फॉर, अब ये बोल सकते हो, ऑप्शनल में रख सकते हो कि आई आस्क्ड फॉर इंटरनल डिपार्टमेंट चेंज, IJP इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स, जो कि मुझे नहीं मिली है, राइट। और फिर उसके बाद और जो जिसमें IJP आया था, जिसमें इंटरनल जॉब पोस्टिंग आया था, उस वाले में मुझे कोई एक एज सच एक्सपीरियंस नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट का नाम बता दो। IJP क्या होता है? किसी कंपनी में अगर आप 18 महीने, किसी कंपनी में 18 महीने होता है, किसी कंपनी में 2 साल होता है, अगर 18 महीने या 2 साल जो भी है काम कर लिया, तो आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो उस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट होने का या ट्रांसफर लेने का आपके पास ऑप्शन मिल जाता है आपको, राइट। ये होता है IJP इंटरनल जॉब पोस्टिंग। तो आप ये बोल सकते हो करियर ग्रोथ को सबसे ज्यादा फैक्टर बना सकते हो। अगेन करियर ग्रोथ पॉजिटिवली बनाइए, पॉजिटिवली। सर आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे ऐसी बढ़िया कंपनी मिली, मैंने कंपनी में अच्छा काम किया, जर्नी वॉज वेरी गुड, एंड आप लगता है कि थोड़ा और करियर ग्रोथ चाहिए, एंड आई हैव डन माई रिसर्च। तो मुझे लगा कि ये जो कंपनी है ये काफी अच्छी, एक लॉन्ग, एक स्टेबिलिटी के लिए सबसे बेस्ट कंपनी है। स्टेबिलिटी वर्ड जरूर यूज करिएगा, क्योंकि आप अगर पुरानी कंपनी में 1 साल काम करे हो और उस कंपनी को छोड़ के इस कंपनी में आए हो, तो क्वेश्चन ये उठेगा कि यार वहां पे तो मात्र 1 ही साल काम किया। तो स्टेबिलिटी वर्ड यूज करना है कि मैं इस कंपनी में स्टेबल रहूंगा, ये कंपनी को बताना है, रिक्रूटर को बताना है, तभी वो आपको वेटेज हाई देगा।
उसके बाद आता है डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस। डोमेन स्पेसिफिक मैंने बताया, आप बैंक में हो, बीएफएसआई में हो, बेसिक चीजें पता होना चाहिए। आप टेक्निकल में हो, आप टेक्निकल इंटरव्यू के लिए गए हो, कोडिंग वगैरह टेक्निक्स वगैरह चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। राइट दोस्तों, कुछ यहां पे यही मैं बोलूंगा कि आप अपने क्वेश्चंस को, आंसर्स को हमेशा सैस कॉन्सेप्ट में रखिए, स्ट्रैटेजिकली, एनालिटिकली एंड स्टैटिस्टिकली। स्ट्रैटेजी, एनालिटिक्स और स्टैटिस्टिक, और क्वेश्चन आंसर्स को बहुत वो चीज बोलिए जो अगला सुनना चाहता है। अगला पॉजिटिव सुनना चाहता है, अगला सुनना चाहता है कि तुम लंबे रेस घोड़े हो, अगला सुनना चाहता है कि तुम एक वाकई में इस कंपनी के लिए एसेट साबित होगे, तो वही आप बताइए। पॉजिटिव रहिए, फोकस रहिए। राइट, उसके बाद आप ग्रोथ दिखाइए कि हाँ भाई मेरे अंदर ग्रोथ फैक्टर है, मेरे पास यही है, मैं इसलिए बना ही हूं, इस कंपनी के लिए ही बना हूं। आपको हाँ इतनी फ्लैटरिंग नहीं करनी है, उसको अपनी स्टेटमेंट, अपने आंसर से ये जताना है। डायरेक्ट नहीं बोलना, कुछ भी जताना पड़ेगा आपको, ये चीज सीखनी पड़ेगी आपको। आप कम्युनिकेशन, आप पढ़िए, चीजों को पढ़िए, अलग अलग बुक रीडिंग करिए, आप कम्युनिकेशन, आप अलग अलग वीडियोस देखिए, आपको डेफिनेटली सारी चीजें समझ में आएगी। बॉडी लैंग्वेज मैटर, स्माइल करते रहिए। जैसे मैंने अभी, आप मेरा एक्सप्लेनेशन देख रहे होगे, मेरा प्रेजेंटेशन देख रहे होगे, बीच बीच में स्माइल कर रहा था। स्माइल करने का मतलब ये नहीं, अभी मैं विकास सर का, विकास देवी कीर्ति का एक मैं सर का मैं देख रहा था एक सेशन, जिसमें वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे एक चीज, और वहां पे ना उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक लड़का है, जैसे पूछा गया कि एक लड़के को बताया गया कि आपको सिर्फ स्माइल करना है, तो एक आईएएस के इंटरव्यू में लड़का गया, उससे पूछा गया, वो स्माइल कर रहा है, हे ऐसा बस दांत दिखा रहा है। उससे पूछा गया कि आपके जिंदगी का सबसे खराब पल क्या था? मेरे जिंदगी का सबसे खराब पल मेरी जब माता जी मृत्यु हो गई थी, तो वही था। तो अब यार, इतनी आपकी माता जी की मृत्यु हुई है और वो बच्चा इस चीज को इतने ज्यादा स्माइल करके बोल रहा है। राइट, ये चीज मैंने स्टोरी है, ये विकास सर, आपने सुना होगा, विकास देवी कीर्ति जो दृष्टि आईएएस के वो है फाउंडर है, तो उनका मैंने सुना था। तो सोचो, तो इस तरह स्माइल भी नहीं करना कि आप कुछ सैड मोमेंट अगर बता रहे हो, उसमें भी आप एक स्माइल दे रहे हो, मत, नहीं, ऐसा नहीं। स्माइल करिए, टाइम टू टाइम करिए, अच्छे से करिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, एक्सप्रेशन दिखना चाहिए, एक्सप्रेशन लेस चेहरा नहीं होना चाहिए, नेचुरल रहिए, और पोलाइटली आप अपना जो भी है एंड करिए। एंड बस ओवरऑल यही कहूंगा कि पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, और रिसर्च करके जाइए, होमवर्क करके जाइए। और मैंने पूरा कोशिश किया कि आपका इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने कवर किए हैं। अगर कुछ चीज छूटा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे डालिएगा, और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों, बहुत मेहनत करके, बहुत रिसर्च करके सारी चीज़ें मैं लाता हूँ यहाँ पे। मैं दिन भर में, आपको पता होगा, 5-5, 6-6 वीडियोज़ बनाता हूँ, जो कि लाइव सेक्शन में जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। वॉक इन इंटरव्यू, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, 12वीं पास, आपका बैंक की नौकरी, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो भी निकालता हूं। वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी भी देता हूं। अगर आपको जॉब करना है, आपको अगर जुड़ना चाहते हो इस चैनल से, कुछ अच्छा करना चाहते हो, राइट, कुछ अलग से करियर बनाना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, बहुत मेहनत से सारी चीज रिसर्च करके आपके सामने लाता हूं, एंड एक्सपीरियंस है सब कुछ, और मैं चाहता हूं इस देश में जितने भी बेरोजगार हैं उन तक रोजगार पहुंचाया जाए। तो उसके लिए हेल्प करिए। भले आपके पास जॉब हो, भले आपको इस चैनल की जरूरत ना हो, तो मुझे लगता है एक सब्सक्राइब फिर भी करिए उनके लिए जिनके पास जॉब नहीं है, क्योंकि रीजन भी है ना जॉब नहीं होने का। हो सकता है उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, हो सकता है उनको वो मौका नहीं मिल रहा, हो सकता है उनके पास वो रिसोर्सेस नहीं है, और हो सकता है कि वो स्किल्ड ना हो फिलहाल। तो मैं स्किल्स एक गलियों में पहुंचाना चाहता हूं। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि सेशन मजा आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और बस मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, किसी नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में। थैंक यू सो मच। ऊपर वाले से दुआ करूंगी आपके सारे सपने पूरे हो जाएं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। स्किल्स पे काम करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स अ लॉट।